Yes, Archana ma'am, you can continue. ओके ओके। जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, आज का हमारा विषय है रचना विभाग, उपयोजित लेखन। रचना विभाग के 2 टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, पत्र लेखन और गद्य आकलन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें का सेकंड जो होता है वो हमारा कहानी लेखन होता है। तो आज हम कहानी लेखन को ही विस्तार से जानेंगे। कहानी कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हम बचपन से ही कहानियों से वाकिफ रहे हैं। अपने नाना नानी से, दादा दादी से हमने कहानियां सुनी है। घर के बड़े बुजुर्ग हमें कोई बात समझाते हैं तो कभी कभी वो कहानियों का माध्यम लेते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। हम भी अपने छोटे भाई बहनियों को कहानी सुनाना पसंद करते हैं। तो कहानी कोई नई चीज नहीं है। हालांकि आज के क्लास में कहानी लेखन की शुरुआत क्यों हुई या कहानी क्यों चलन में आया, कहानी क्यों लिखी जाने लगी या कहानी का क्या महत्व है, इसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कहानी, सबसे पहले हम कहानी लेखन का इतिहास के बारे में जानते हैं कि कहानी लेखन का क्या इतिहास रहा है, कहानी लेखन की शुरुआत कब हुई या कहानी लेखन का क्या महत्व रहा है हमारे हिंदी साहित्य में भी। कहानी लेखन वर्षों से हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा रही है। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं और उसमें हम कहानी लेखन को नहीं जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम हिंदी साहित्य को अधूरा सा मानेंगे, क्योंकि कहानी का हिंदी साहित्य में बहुत ही अहम योगदान रहा है। वर्षों से ही कहानी लेखन को या कहानियों को हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्राचीन समय से शिक्षा, धर्म और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कहानियों का उपयोग किया जाता रहा है। आज के समय में अगर हमें कोई चीज जानकारी कोई हासिल करनी है तो हमारे पास बहुत सारी सामग्री है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। हमारे पास टेक्स्ट बुक है, हमारे पास न्यूज टीवी है, समाचार पत्र है, समाचार चैनल हैं। फिर उसके बाद आज के युग में अगर हम देखेंगे तो इंटरनेट आ जाने के बाद सोशल मीडिया जैसा माध्यम हमारे पास है जिससे हम कहीं से भी किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हर कोई गूगल से अवेयर है। गूगल, आपने जस्ट गूगल पे कोई भी चीज सर्च की, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी का हम एग्जांपल लें, अभी हाल का एग्जांपल लें तो इस कोरोना के काल में भी हमारी जो शिक्षा की जो पद्धति है वो रुकी नहीं है। मैं अपने आवाज से क्लास ले रही हूँ, आप सभी अपने घरों में बैठे हैं, फिर भी शिक्षा का प्रचार हो रहा है। मतलब जो मुझे नॉलेज देनी है आपको, वो नॉलेज आपको मिल रही है, वो कहीं पे भी रुकी नहीं है। लेकिन प्राचीन समय में जब ये संचार माध्यम नहीं थे, कम्युनिकेशन करने के ये सारे जरिए नहीं थे, उस समय लोगों को अपनी बात कहने के लिए, अपनी बातों का प्रसार करने के लिए कहानियों का उपयोग करना पड़ता था। जैसे और फिर वो कहानी किससे रिलेटेड होती थी, जब शिक्षा के बारे में कुछ बताना हो या धर्म के बारे में कुछ बताना समझाना हो या फिर ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान को अगर बढ़ाना हो तो कहानियों का उपयोग किया जाता रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने बहुत बचपन से सुनी है या पढ़ी है कहानियां, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो मेन कहानियां हैं वो रही हैं पंचतंत्र की कहानियां हैं या फिर विक्रम बेताल, जिसे बेताल पचीसी भी कहा जाता है। ये ऐसी भी कहानियां रही हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। अगर हम पंचतंत्र की बात करते हैं तो आज से 2000 साल पहले पंचतंत्र की कहानियों का उगम हुआ। 2000 साल पहले पूर्व दक्षिण में एक राज्य था भारत में। वहां के एक राजा थे, वो बहुत समझदार और कुशल शासक थे। हालांकि उनके बच्चे उतने समझदार नहीं थे कि राजगद्दी संभाल सकें, इसलिए राजा ने अपने दरबारियों में से जो सबसे ज्यादा जानकार दरबारी थे, वो पंडित विष्णु शर्मा जी शास्त्री थे। उनसे उन्होंने निवेदन किया कि आप मेरे बच्चों को ऐसा कुछ सिखाओ कि उन्हें राज्य गद्दी वो संभाल सकें, उन्हें ये नॉलेज मिले कि एक कुशल राजा कैसे होता है, एक इंसान अच्छा राजा कैसे बन सकता है, ये जानकारी मेरे बच्चों को देने की कृपा करें। उस समय पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को, तीनों राजकुमारों को सारी चीज समझाने के लिए कहानियों का उपयोग किया। उन्होंने कहानियों के माध्यम से राजकुमारों को समझाया कि मित्र क्या होता है, मित्र की दोस्ती कैसी होती है, कैसे समझ में आएगा कि कौन अच्छा दोस्त है कौन बुरा दोस्त है, अगर मुसीबत में आप हो तो आप कैसे डील करोगे। ये सारी चीज उन कहानियों के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ने उन राजकुमारों को सिखाया और वही हमारी पंचतंत्र की कहानियां बन गई। इसके बाद विक्रम वेताल, आप सभी ने टेलीविजन पर भी देखा होगा इसकी कहानियां, इसमें भी अलग अलग कहानियां हैं। वेताल हर बार राजा से अलग अलग कहानी पूछता है और उसका जवाब मांगता है।
इससे भी आप भली भांति परिचित हो। और साथ ही आपका अकबर बीरबल, इससे तो हर कोई ही वाकिफ है कि अकबर अजीब गरीब सवाल पूछता था और बीरबल बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही चतुराई से उन सारे सवालों का जवाब दे देते थे। ये तो हुई हमारे प्राचीन समय की बात। लेकिन यहाँ पर अब टॉपिक ये उठता है कि ऐसा क्या है कहानी लेखन की जिसका महत्व सदियों पहले से रहा है और अब भी उतना ही है, और यही वजह है कि हमारे प्रश्न पत्रिका में पूरे 5 अंक के लिए कहानी लेखन पूछा जाता है। मतलब पहले से, प्राचीन समय से लेकर अब तक कहानी को हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, और यही वजह है कि हमारे प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर जो हमारा होता है, उसमें भी कहानी लेखन को वही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो अब आगे हम प्रश्न पत्रिका और कहानी लेखन इसको रिलेट करेंगे और कैसे ये जुड़े हुए हैं वो समझेंगे। प्रश्न पत्रिका में कहानी लेखन क्वेश्चन नंबर 5 के आ के पहला, क्वेश्चन नंबर 5 आ का पहला जो क्वेश्चन होता है वो कहानी लेखन से संबंधित होता है। न केवल इसमें कहानी लेखन बल्कि इसके साथ में एक वृत्तांत लेखन भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आ के पहला में आपको कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन, ये 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, और कोई भी विद्यार्थी को जो जिस विषय को उसका चुनाव करना हो वो उस विषय को चुनकर उस पर लेखन कर सकता है, चाहे वो कहानी लेखन ले या वृत्तांत लेखन ले। किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना होता है। कहानी लेखन कुल 5 अंक के लिए होते हैं। कहानी लेखन के पूरे अंक 5 होते हैं, आपको 5 अंक के लिए आता है। वृत्तांत लेखन भी 5 अंक के लिए आता है, तो दोनों में से कोई आप एक चुनते हैं। कहानियों में दिए गए मुद्दे के आधार पर कहानी लिखना अनिवार्य होता है। दिए गए मुद्दों के आधार पर, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर आपको कहानी लिखनी होती है। बीच में आपको कई बार डाइजेस्ट में, अगर आप लास्ट ईयर की डाइजेस्ट यूज कर रहे हो या 21 यूज कर रहे हो, तो आप देखोगे उसमें मुहावरों के आधार पर या फिर 3 शब्द दिए गए हैं या कोई सुवचन दिया गया है, उसके आधार पर भी कहानी लिखना है, ऐसा दिया गया है। लेकिन वो केवल सिर्फ 1 साल के लिए था। जब हिंदी का पेपर 100 मार्क्स के लिए, 100 मार्क्स के लिए आता था, तब वो सारे प्रकार थे कहानी लिखने के। अभी 80 मार्क्स का पेपर है आपका, 80 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें केवल मुद्दों के आधार पर ही कहानी पूछी जाएगी और आपको मुद्दों के आधार पर ही कहानी लिखनी है। उसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता है, नहीं आएगा। उसके बाद ये है कि कहानी लेखन में शीर्षक और सीख लिखना अनिवार्य होता है। शीर्षक और सीख लिखना, शीर्षक जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो बिना नाम के तो कोई मूवी नहीं होती है, उसमें नाम होता है। शीर्षक मतलब टाइटल ऑफ द स्टोरी। आप कोई भी कहानी लिखते हो तो उस कहानी का नाम देना आपको जरूरी है, और साथ ही उस कहानी से मिलने वाली सीख, आपने जो कहानी लिखी है वो उससे क्या सीख मिलता है वो भी लिखना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कहानी लेखन जो कि हमने अभी जाना कि 5 अंक के लिए आता है, तो ये 5 अंक आपको पूरे पैराग्राफ के हिसाब से नहीं मिलता है, बल्कि ये 5 अंक डिवाइड किए गए हैं अलग अलग घटक के हिसाब से। जैसे कि आपने अगर कहानी पढ़ी, कहानी लिखी और उसके बाद आपने उस कहानी का शीर्षक दिया है, तो शीर्षक के लिए अगर वो शीर्षक सही है मतलब कहानी से रिलेटेड, कहानी से संबंधित है और उसमें मात्राओं की गलती नहीं है, तो आपको पूरे 1 अंक मिलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है क्रमानुसार कहानी विस्तार। आपको जो भी मुद्दे दिए गए हैं आप उसको लाइन से एक के बाद एक, जैसे मुद्दे दिए गए हैं वैसे आप उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। कहानी का विस्तार उस तरीके से करते हैं। क्रमानुसार मतलब लाइनिंग के हिसाब से, पहला जो मुद्दा दिया गया है उसे बताइए, फिर सेकंड मुद्दा जो दिया गया है उसके बारे में लिखिए। अगर इस तरह से आप सारे मुद्दे को कवर करते हैं, उनका विस्तार, कहानी का विस्तार उन मुद्दों के माध्यम से करते हैं, तो आपको 2 अंक मिलते हैं। ये 3 अंक के अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमने कहानी लिखी होती है, सारी चीजें सही होती है, लेकिन हमारी जो लेखन शैली है या हमारी जो भाषा शैली है वो सही नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है। मतलब आपने कोई शब्द लिखा है और शब्द में आपने मात्रा की गलती की है, या फिर कहीं पे विराम चिन्ह आप लगाना भूल गए हो, पूर्ण विराम लगाना भूल गए हो, या कॉमा लगाना, अल्प विराम लगाना भूल गए हो। लेखन शैली का अर्थ है आपने सीधे सीधे सिर्फ मुद्दे को आपने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, कुछ कहानी नहीं बनाई है, उसमें कुछ एडिशनल नहीं डाला है, तो उस समय आपका 1 अंक कट होता है। तो वो ध्यान दीजिए कि आप जब भी कहानी लिखें तो लेखन शैली और भाषा शैली पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा
सीख होता है जब आप कहानी पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद कहानी से मिलने वाली जो सीख लिखी जानी चाहिए उसके लिए आपका 1 अंक होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल 5 अंक हैं, हर एक घटक के लिए अंक अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। आप हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते जाएं। मैं बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगी, आप जब भी नया स्लाइड देखें तो उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आपके बाद में रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद कहानी लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। कहानी रूपरेखा के आधार पर होनी चाहिए, मतलब आपको जो संकेत दिए गए हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके आधार पर आपकी कहानी होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर में कहानी लेखन वाले मुद्दे देखते हो तो आपको बड़े ही आराम से पहले तल्लीनता से उन्हें पढ़ लेना है, क्योंकि जैसे जैसे हम मुद्दे पढ़ते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में कहानी बनते जाती है। तो मुद्दे अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो हमारी कहानी प्रॉपर नहीं बनेगी। तो पहले हमें मुद्दों को अच्छे से समझना है और उसी हिसाब से हमारे दिमाग में कहानी बनते जाती है और फिर हम जल्दी आराम से, बड़े आराम से वो कहानी लिख सकते हैं। तो कहानी रूपरेखा के आधार पर होनी चाहिए। प्रत्येक संकेत का संक्षेप में वर्णन होना चाहिए, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उनका संक्षेप में वर्णन होना चाहिए। बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताना है, क्योंकि आपको कहानी लिखनी है, कोई पुराण नहीं लिखना है। कहानी 5 अंक के लिए ही है, 70 to 80 वर्ड्स में ही लिखना है, तो उसका संक्षेप में वर्णन होना चाहिए। उसके बाद कहानी के स्थान, पात्र आदि को उचित नाम देना चाहिए। अगर आप कोई कहानी लिख रहे हो, उसमें कोई किसी जगह के बारे में दिया गया है या किसी पात्र के बारे में दिया गया है, तो आपको उसका नाम देना होगा। जैसे एक कहानी हम बचपन से हमेशा पढ़ते आए हैं कि एक नाई था, उसे दौलत कमाने की बड़ी चाह थी। एक बार उसे एक मुर्गी मिली, वो मुर्गी रोज सोने का अंडा देती थी। नाई को लगा कि वो उसके पेट में बहुत सारे अंडे हैं और उसने मुर्गी का पेट फाड़ दिया, लेकिन उसे एक भी अंडा नहीं मिला और बाद में पछताया। ये कहानी हम बहुत बचपन से, प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में हमने ये कहानी पढ़ी हुई है, बहुत बार पढ़ी हुई है। तो ऐसी कहानी में जब कहानी में स्थान क्या, एक गांव था, तो आप गांव का नाम दे दीजिए कि गांव का नाम मदनपुरा था या कोई भी सज्जनगढ़ गांव का नाम था। फिर उसके बाद उस पात्र के बारे में थोड़ा पात्र का नाम बता दीजिए। जैसे कहानी में वो नाई था, तो नाई का नाम क्या था, तो जो भी, नाई का नाम शंकर था, रहीम था, जो भी आपको रखना है वो नाम आप रख सकते हो। काल्पनिक नाम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी नाम रख सकते हो आप। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कहानी लेखन समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि कहानी भूतकाल में होनी चाहिए, क्योंकि कहानी बीते समय की होती है तो भूतकाल में होनी चाहिए। हालांकि अगर आप कहानी लिख रहे हो और उस समय आप संवाद लेखन लिख रहे हो, मतलब कहानी में अगर आपने 2 लोगों की बातचीत के बारे में जिक्र किया है तो उनकी बातचीत वर्तमान काल में या भविष्य काल में हो सकती है, लेकिन आपकी जो कहानी है वो पूर्णतः भूतकाल में होनी चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं। इसके बाद बहुत ही छोटी छोटी चीज है जो हम कहानी लिखते समय ध्यान नहीं दे पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। ऐसे अगर हम सोचें कि कहानी लिखना है तो हमें लगता है ये कौन सी बहुत डिफिकल्ट सी चीज है, भाई कहानी तो कोई भी लिख लेगा। लेकिन जब हम उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी गलती होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे अंक कट जाते हैं। तो वो कुछ बातें हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी। पहला है, शीर्षक छोटा हो, आकर्षक हो व कहानी के सार को स्पष्ट करता हो। शीर्षक छोटा हो, जो कहानी का नाम हम लिखेंगे वो छोटा होना चाहिए, 2 या 3 शब्दों में होना चाहिए। आकर्षक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर कहानी का नाम इंटरेस्टिंग है, हम खुद देखते हैं अगर कहानी का नाम इंटरेस्टिंग होता है तो हमें भी वो कहानी पढ़ने में रुचि जगती है। तो आकर्षक होना चाहिए। और साथ ही ये जरूरी है कि वो कहानी के सार को स्पष्ट करता हो, मतलब जिस विषय में आपने कहानी लिखी है उसी विषय से संबंधित आपकी कहानी का नाम होना चाहिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने एक लालची व्यक्ति की कहानी अभी जस्ट डिस्कस की कि वो जो नाई होता है वो, उसे बहुत दौलत कमाना होता है, इसलिए वो लालच में आ जाता है और मुर्गी का पेट चीर देता है। तो ये कहानी तो लालच से संबंधित है कि वो लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम कहानी का शीर्षक लिखेंगे मेहनती नाई, लालची नाई की जगह अगर मेहनती नाई लिखते हैं तो वो कहानी के सार को स्पष्ट नहीं करता है और फिर आपका शीर्षक गलत हो जाएगा।
तो जब भी आप कहानी का नाम लिखते हो तो वो कहानी का नाम आपकी कहानी से जो मिलने वाला मैसेज है, जो कहानी का कंक्लूजन है, उससे जुड़ा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, कहानी घटनाक्रम के अनुसार व तर्क संगत होनी चाहिए। हर एक मुद्दे को अगर आप क्रमानुसार लिखते हो, उसके बारे में विस्तार से बताते हो, तो ही वो घटनाक्रम के अनुसार होगी। और तर्क संगत होनी चाहिए मतलब उसमें कुछ लॉजिक निकलना चाहिए, कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, अदरवाइज वो कहानी आपकी किसी के समझ में नहीं आएगी। जैसे कि हम वापस से वही मुद्दा लेते हैं, एक नाई था दौलत की, उसे बड़ी लालसा थी, एक मुर्गी मिली, मुर्गी सोने का अंडा देती थी और उसे लगा कि पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, नाई ने मुर्गी का पेट चीर दिया, एक भी अंडा नहीं मिला, नाई पछताया। यही मुद्दे हम फिर से कंसीडर करते हैं। तो इसमें पहला, अगर सपोज हमने ऐसा लिया कि पहला मुद्दा लिया एक नाई था और उसके बाद डायरेक्ट हम 5वें मुद्दे पे आ गए कि उसने मुर्गी का पेट चीर दिया और फिर उसके बाद हम वापस से लिख रहे हैं कि उसे एक मुर्गी मिली, तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है। मतलब इनका आपस में कुछ मतलब ही नहीं समझ में आता कि भाई पहले ही मुर्गी का पेट चीर दिया, बाद में उसे मुर्गी मिली और बाद में वो अंडे देने लगी। तो ये इसमें कहीं पे भी लॉजिकली सही नहीं है, कहीं पे भी उसमें कोई तर्क नहीं समझ में आता है। तो कहानी ऐसे नहीं होनी चाहिए, बल्कि घटनाक्रम के अनुसार होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए, उसका अर्थ समझ में आए, ऐसी कहानी होनी चाहिए। कहानी प्रत्येक मुद्दों पर आधारित व विस्तार पूर्वक लिखनी चाहिए। आपको जितने मुद्दे दिए हैं वो सारे मुद्दे आपको लिखना है, एक भी मुद्दा उसमें बीच में आपको छोड़ना नहीं है, सारे मुद्दों को कवर करते हुए विस्तार पूर्वक लिखना है। मतलब केवल मुद्दे नहीं लिखना है, बल्कि मुद्दों को एक्सप्लेन भी करना है। सिर्फ एक नाई था, दौलत की चाह थी, एक मुर्गी मिली, ऐसे नहीं लिखना है, आपको उनको एक दूसरे से जोड़ना है, कहानी बनानी है। तो ये सारे मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए, वह विस्तार पूर्वक लिखी होनी चाहिए। इसके बाद ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुवचन, कहावतें, मुहावरों का यथासंभव उपयोग करना चाहिए। सुवचन, कहावतें, मुहावरों का यथासंभव उपयोग करना चाहिए। अगर आप कोई कहानी लिखते हैं या फिर अगर आप निबंध में भी ये चीज बहुत जरूरी होती है। अगर यहाँ पे हम कहानी लेखन की बात कर रहे हैं, अगर आप कहानी लिखते हैं और उसमें आपने किसी सुवचन का उपयोग किया है या कहावतों का उपयोग किया है या मुहावरों का उपयोग किया है, तो आपकी कहानी जो है वो प्रभावी लगती है। किसी भी एग्जामिनर के पास जो नॉर्मली आपका पेपर चेक करते हैं, बोर्ड का पेपर चेक करते हैं, जैसे मैं बोर्ड का पेपर चेक करती हूँ, मेरे पास जब पेपर आते हैं, अगर सपोज मेरे पास 25 पेपर हैं, उसमें 24 लोगों ने, सारे बच्चों ने कहानी लिखी है, वही नाई वाली कहानी हम लोग एज्यूम करेंगे, नाई वाली कहानी आई है, सारे बच्चों ने लिखी है, सबने वो मुद्दे को एक्सप्लेन किया, सिंपल से बताया है। लेकिन अगर उसी बीच में उसी 25 बच्चों में से किसी एक बच्चे ने उस कहानी के अंदर कहावत का उपयोग किया है या मुहावरों का उपयोग किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में स्ट्राइक होगा कि ये बच्चे ने कुछ अलग लिखने की कोशिश की है, जो कि उसके लेखन को स्पेशल बना रहा है, प्रभावी बना रहा है। तो इनका उपयोग जहां पर जरूरी हो, जैसे जरूरी हो वैसे करना चाहिए। जैसे अगर नाई वाला जो कहानी हम लोग अभी एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, मैं नाई वाली कहानी इसलिए एग्जाम्पल में ले रही हूँ क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से याद बाय हार्ट हो चुकी होती है, 5वीं से हम पढ़ रहे होते हैं, तो आप 10th में हो तो 5 साल में वो कहानी आपको बहुत अच्छे से याद होगी। तो इस वाली कहानी में क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट सीधे मुद्दे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन बीच में आपने कहीं किसी कहावत का इस्तेमाल किया, जैसे आपने लिखा कि लालच के कारण उसकी अक्ल पे ताले पड़ गए, लालच के कारण नाई के अक्ल पे ताले पड़ गए थे, या नाई लालच में अंधा हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए उसने मुर्गी का पेट चीर दिया। फिर जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसे यह बात समझ में आई कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब बाद में पछताकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो ऐसे अगर आप कहावतें या मुहावरों का उपयोग कहानी लेखन में करते हैं, तो आपका जो कहानी लेखन है वो बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही प्रभावी हो जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये भी लिखा है कि यथासंभव उपयोग करना चाहिए, जहां पे जरूरत हो वहां पर ही उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं है कि कहानी, आपको टीचर ने बोला है कि भाई कहानी लिखते समय मुहावरों का उपयोग करना है, तो आप कोई भी मुहावरा कहानी में डाल देंगे, तो वो सही नहीं है। जहां पे संभव हो, जहां पे मुहावरे डाले जा सकते हैं
और कहानी से रिलेटेड अगर मुहावरा है तो ही आप डालिए, अदरवाइज स्किप कीजिए। क्योंकि आप किसी भी तरीके के मुहावरे उसमें डाल देते हैं तो आपका कहानी जो आपने लिखा है वो गलत समझा जाएगा, या उसका कुछ तर्क, ये वाला पॉइंट फिर उसमें नहीं आएगा कि वो तर्क संगत नहीं होगा फिर। इसके बाद कहानी में आने वाले संवाद अवतरण चिन्ह में लिखने चाहिए। दो लोगों, अगर आपने कोई कहानी लिखी है उसमें दो लोगों के बीच की आप बातचीत दिखा रहे हो कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर बीच में कोई डायलॉग है तो वो अवतरण चिन्ह में, अवतरण चिन्ह का अर्थ होता है इन्वर्टेड कॉमा में, तो आपका वो जो डायलॉग है, जो संवाद है, वो अवतरण चिन्ह में ही लिखे होने चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग कई बार गलती कर देते हैं, बातों को वैसे ही लिख देते हैं, उसे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालते हैं, तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, मतलब गलत हो जाती है, लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा गलत हो जाता है। फिर लेखन शैली सुगम होनी चाहिए। सुगम होनी चाहिए मतलब इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कहानी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, कहानी के अंत में कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखनी चाहिए। आपने जो कहानी लिखी है उस कहानी को पढ़ने के बाद क्या उपदेश मिल रहा है, क्या सीख मिल रहा है, या क्या मैसेज है, तो आपको वो सीख लिखना चाहिए। सीख पहले आपको हेडिंग देना है और फिर उसके बाद सीख लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शीर्षक छोटा और आकर्षक होना चाहिए। फिर दूसरा देखा, कहानी घटनाक्रम के अनुसार व तर्क संगत होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखना है, कहानी प्रत्येक मुद्दों पर आधारित व विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए। और ये, इसे मैं हाईलाइट करने के लिए कहूंगी क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है कि जहां पर भी आप कहानी लिखते हैं वहां पर अगर आप कहावत मुहावरों का उपयोग करते हैं तो वो प्रभावी माना जाता है। फिर कहानी में आने वाले संवाद अवतरण चिन्ह में लिखे होने चाहिए। आप जब भी कहानी लिखो उसके बीच में अगर कोई संवाद आता है तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। लेखन शैली सुगम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अगर आप नाई और मुर्गी की कहानी आप लिख रहे हो तो उसमें नाई के परिवार को बहुत ज्यादा मत लेके आओ कि एक नाई था, उसके परिवार में 6 लोग थे, उसके मम्मी पापा बीमार थे, उसके बच्चे नालायक थे, तो ये सारी चीजें आप लिखोगे, उसके बाद मुर्गी की स्टोरी लेके आओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या लिखना चाहते हो। और आपके पास इतना समय भी नहीं होता है कि आप इतनी राम कहानी उसमें लिखो, तो थोड़ा उस समय दिमाग सेंस का यूज करके भी हमें कहानी लिखना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, कहानी को इजी ही रखना चाहिए, सुगम रहना चाहिए कहानी। और फिर लास्ट में हमने देखा कि कहानी से मिलने वाली सीख भी हमें लिखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी विस्तार हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। कई बार होता यह है कि हमें जो मुद्दे दिए गए होते हैं वो इतने थोड़े से होते हैं, मतलब 5 ही 6 पॉइंट में आपको बोला जाता है कहानी लिखो। अब कहानी आपको लिखनी होती है 70 to 80 वर्ड्स में, आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं सिर्फ 5 या 6। तो कई बार बच्चों का सवाल होता है कि टीचर इसे बड़ा कैसे करें, मतलब इसमें क्या डालें कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 70 to 80 वर्ड्स तक ये आए। तो इस हिसाब से यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला यह है कि आप जब भी कहानी लिखें तो अगर उसकी स्टार्टिंग, उसकी शुरुआत अगर आप ऐसे करते हो कि किसी समय की बात है, क्योंकि कहानी भूतकाल में है तो आप ये सेंटेंस आराम से डाल सकते हो। जैसे नाई वाली कहानी थी तो उसमें भी आप ऐसा लिख सकते हो, किसी समय की बात है, एक गांव था, वैसे आप कहानी की शुरुआत कर सकते हो। तो ये कहीं भी किसी भी एंगल से गलत नहीं माना जाता है और ये आपकी कहानी की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा तरीका इसे माना जा सकता है। किसी समय की बात है कि जगह आप बहुत समय पहले की बात है, एक समय की बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद कहानी में पात्र या स्थान के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा सकती है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है संक्षिप्त जानकारी, थोड़ी सी जानकारी आप देकर कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं या बड़ी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा विस्तार से आपको पात्र या स्थान के बारे में नहीं बताना है। अगर हम नाई वाली कहानी को एग्जाम्पल लेते हैं तो किसी समय की बात है, एक रामपुर नाम का गांव था, उसमें एक शंकर नाम का नाई रहता था। तो आप यहाँ पर वो नाई हमेशा दौलत कमाने के चक्कर में रहता था, जब भी किसी अमीर व्यक्ति को देखता था तो उसे लगता था कि मैं भी किसी तरह अमीर बन जाऊं। तो ऐसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कहानी को बढ़ा सकते हो। अब कहानी के अंदर की चीजें तो नहीं आप बढ़ा सकते, तो जो पात्र है उसके बारे में या जो जगह का नाम दिया गया उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कहानी का विस्तार कर सकते हो।
उसके बाद कहानी 2-3 परिच्छेद में विभाजित कर लिखी जा सकती है। आप परिच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ। आप जब कहानी को पैराग्राफ में लिखोगे तो कहानी बड़ी भी दिखती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। उसे एक अच्छे लेखन का एक अच्छा उपाय माना जाता है कि आपने कहानी को परिच्छेद के हिसाब से लिखा है, अलग अलग पैराग्राफ के हिसाब से लिखा है। लेखन शैली, अच्छी लेखन शैली वो मानी जाती है। तो इस तरह से हम कहानी का विस्तार कर सकते हैं। ये तब जब कहानी के मुद्दे बहुत कम दिए गए हैं और आपको कहानी लिखनी है, तो आप इस तरह से उसका विस्तार कर सकते हैं। इसके बाद अभी तक हमने देखा कि कहानी में हम क्या लिखें और कैसे लिखें। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कहानी में क्या नहीं लिखना होता है। तो कहानी में हमें क्या नहीं लिखना है। कहानी लेखन में शीर्षक कभी वाक्य में ना लिखें। आपको सेंटेंस फॉर्म में कभी भी शीर्षक नहीं लिखना है। आपको 2 या 3 शब्दों में ही शीर्षक लिखना होता है, उसको सेंटेंस में नहीं लिखना है। एक चतुर नाई था या एक लालची नाई था, ऐसे नहीं, लालची नाई बस हो गया। ये शीर्षक आपका छोटा सा होना चाहिए, वाक्य में नहीं होना चाहिए, 2-3 शब्दों में होना चाहिए। आरंभ से अंत तक कहानी एक ही परिच्छेद में ना लिखें। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि 2-3 पैराग्राफ में हम कहानी को लिख सकते हैं, अलग अलग पैराग्राफ। स्टार्टिंग की कहानी एक पैराग्राफ में, फिर बीच में जो सारे मुद्दे हुए थे वो, फिर अंत में उसका कंक्लूजन किस तरह से निकला। इस तरह करके हम 3 पैराग्राफ में कहानी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिना कहानी लिखे शीर्षक और सीख ना लिखें। कई बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो सोचते हैं कि शीर्षक के लिए 1 अंक है और सीख के लिए 1 अंक है, तो हम लोग सिर्फ शीर्षक और सीख लिख लेते हैं तो 2 अंक मिल जाएंगे। तो ये टोटली रॉन्ग होता है। आप सिर्फ शीर्षक और सीख लिख रहे हो, कहानी लिख ही नहीं रहे हो, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपका शीर्षक सही है या कहानी से मिलने वाली सीख आपने सही लिखी है। तो ऐसा इतना ज्यादा दिमाग ना लगाएं, दिमाग लगाएं लेकिन सही तरीके से लगाएं। बिना कहानी लिखे शीर्षक और सीख ना लिखें। उसके बाद कहानी को निबंध के स्वरूप में ना लिखें। ये बात आप नोटिस करें कि आपको कहानी बहुत इजी मालूम पड़ी है कि आप जब एग्जाम देने गए हो तो आपकी तैयार की हुई कहानी आई है, तो बहुत ज्यादा खुश होके उसको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। कहानी के लिए केवल 5 अंक हैं। आपको कहानी को कहानी की तरह ही लिखना है। 70 से 80 शब्दों में लिखना होता है। आपने बहुत अच्छी लिखी है, 80 वर्ड्स तक जा रहा है, 90 वर्ड्स तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको कहानी लेखन ऐसे नहीं करना है कि वो 120 से लेकर 150 शब्दों तक जा रहा है, तब वो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर मिलेंगे भी, अगर सही भी होगा तो आपको 5 मार्क्स में से वही 4.5 या 4 मार्क्स ही मिलने वाला है। 5 की जगह 10 मार्क्स आपको कोई नहीं देने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ये बहुत बार गलती होती है, जब कहानी, हमारी पढ़ी हुई कहानी एग्जाम में आ जाती है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा। और उसके चक्कर में फिर ये हो जाता है कि वो कहानी बहुत बड़ी कर देते हैं और ये गलती करते हैं, फिर उनका पेपर पूरा नहीं हो पाता। इसके बाद जैसे मैंने पहले ही बताया कि कहानी लेखन क्यों चुनना है। वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन ये 2 ऑप्शन है, तो आप कहानी लेखन क्यों चुने, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। कहानी दिए गए मुद्दों के आधार पर लिखनी होती है, जिससे कहानी की रूपरेखा समझने में कोई कठिनाई नहीं आती। आपको मुद्दे दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स आप पढ़ते हो, उसके बाद आप कहानी समझते हो और लिख सकते हो। लेकिन जैसे पहले मैंने बताया कि एक साल बीच में 2018-19 का जो ईयर था, उसमें कहावत के आधार पर या सुवचन के आधार पर कहानी लिखनी होती थी, या 3 शब्द दिए जाते थे और कहानी लिखो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन अब चूंकि मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है तो इट्स क्वाइट इजी टू राइट। ये सरल होता है कहानी लिखना मुद्दों के आधार पर। उसके बाद कहानी लेखन के 5 अंक अलग अलग घटकों के अनुसार वर्गीकृत होते हैं। हर अलग अलग घटक पे आपको अंक मिलता है, तो इससे सारे अंक कटने का खतरा नहीं होता। कई बार आपने कहानी लिखी होती है और उसमें आपका मात्रा की कुछ गलती होती है या व्याकरण थोड़ा गलत हो जाता है, तो केवल 1 अंक कटेंगे, पूरे अंक आपके नहीं कटेंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा निबंध लिखा है लेकिन टाइम कम है, समय की कमी है, तो उसके चलते आप सीख नहीं लिख पाए हो, तो केवल सीख का 1 अंक कटेगा, बाकी 4 अंक आपको पूरे मिलेंगे। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। इसके बाद कहानी को समय अनुसार बड़ा व छोटा किया जा सकता है। अगर आपके पास समय है, आप तो आप कहानी को बड़ी कर सकते हो, कहानी का विस्तार कर सकते हो, पात्र का नाम या पात्र के बारे में, स्थान के बारे में देख के। या आपके पास समय कम है तो आप उसे छोटा भी कर सकते हो, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन, हमारे ऊपर ये तो पूरी तरह से निर्भर है
कि जैसा समय है उस हिसाब से हम कहानी को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है आपातकालीन स्थिति में, मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन में। ये कब आती है? तीन ही टाइम पे आती है। एक तो आप पढ़ के नहीं गए हो एग्जाम देने के लिए, दूसरा आप पढ़ के गए हो लेकिन आप घबरा चुके हो कि मैं क्या लिखूं, आपको कुछ सूझ नहीं हो रहा होता है, और तीसरा जब आपको कहानी समझ में भी आई होती है, लिखना भी चाहते हो लेकिन आपके पास समय नहीं होता है। इन तीनों ही कंडीशन में जब कुछ भी ना सूझ रहा हो, मतलब आपके पास समय नहीं है या आपको कुछ लिखने ही नहीं आ रहा हो, तो उस समय केवल मुद्दों का रूपांतरण वाक्य में करके भी कहानी लिखी जा सकती है। जो आपको पॉइंट्स दिए हैं बस उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करते जाओ, आपकी कहानी बन जाएगी। दिस इज लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से बेहतर कुछ। तो कुछ जहां पे आपको 0 अंक मिलना है वहां पे आप सिर्फ मुद्दे को सेंटेंस में कन्वर्ट करते जाओ और कहानी बना लो, तो आपको 1.5 या 2 मार्क्स तक भी मिलने की चांसेस होते हैं कि आपने कहानी एटलीस्ट पूरी करने की कोशिश की है। तो आपको किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में अगर आप कहानी लेखन चूज कर रहे हो तो कहानी को छोड़ना नहीं है। जितना आपको पॉइंट्स आते हैं उसे आप अगर जोड़ के भी लिख देते हो तो आपको उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस हिसाब से सोचोगे तो आपको लगेगा कि वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन में से कहानी लेखन क्वाइट इजियर टू राइट, बहुत इजी है चुनना और उसके बारे में लिखना। फिर आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न इस तरह आता है कहानी लेखन के लिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पहला ऐसा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स देने की कोशिश की है एक कहानी का। एक राजा, लड़ाई में हारना, गुफा में छिपना, दीवार पर मकड़ी, मकड़ी का चढ़ना गिरना, अंत में दीवार पर चढ़ जाना, राजा के मन में साहस का संचार, फिर से चढ़ाई करना, राज्य वापस लेना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मुद्दे बहुत कम हैं और आपको कहानी 70 to 80 वर्ड्स में लिखनी है, तो आपको ये कहानी कहीं ना कहीं से इसका विस्तार करना होगा। पहली पंक्ति हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी समय की बात है, एक जैतपुर नाम का राज्य था, वहां पर राजा विक्रम सिंह नाम के एक राजा थे। सेकंड मुद्दा है लड़ाई में हारना, तो जाहिर सी बात है उनकी किसी के साथ लड़ाई हुई तभी वो हारे। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि उनके पड़ोसी राजा दुर्जन सिंह के साथ उनकी काफी दोस्ती थी, लेकिन दुर्जन सिंह आस्तीन का सांप निकला। देखिए यहाँ पे मैंने मुहावरे का उपयोग किया है, लेकिन दुर्जन सिंह आस्तीन का सांप निकला और उसने राजा के साथ धोखा किया और एक दिन बिना बताए राजा के ऊपर आक्रमण बोल दिया। इस तरह अचानक हुई हमले की वजह से राजा उस लड़ाई में हार जाता है और अपनी जान बचाने के लिए गुफा में छिप जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर एक दिन वो गुफा में छिपे छिपे उसकी नजर दीवार पर जाती है। दीवार पर एक छोटी सी मकड़ी चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। मकड़ी का चढ़ना गिरना मतलब मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और बार बार गिरती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और अंत में दीवार पर चढ़ जाती है और कोशिश करते करते वो दीवार पर चढ़ जाती है। इसे देखकर राजा के मन में साहस का संचार होता है। वो सोचता है जब इतनी छोटी सी मकड़ी बार बार कोशिश करके इतने बड़े दीवार पर चढ़ सकती है तो मैं तो राजा हूं, मैं क्यों नहीं फिर से कोशिश करके उसे वो जो दुर्जन सिंह है उसको उसकी जो उसने करनी की है उसका फल दूं। अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, ये सोचकर राजा फिर से चढ़ाई करता है और उसे जीत हासिल होती है और अपना राज्य वापस ले लेता है। एक तरह से वो किला फतेह करता है और अपना राज्य वापस ले लेता है। इस कहानी का सीख और शीर्षक आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है और सीख क्या हो सकती है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस कहानी को बताते समय जो मुहावरों का इस्तेमाल किया वो ऐसे हैं, आस्तीन का सांप होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना और किला फतेह करना। तो इस तरह से आप कहानियों में मुहावरों का उपयोग कर सकते हो। इससे आपकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, प्रभावी लगती है, पढ़ने वाले को भी वो अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं अंक देते समय, मार्क्स देते समय एग्जामिनर के माइंड में ये चीज आ जाती है कि इस बच्चे ने और बच्चों के तुलना में अच्छा पेपर लिखने की कोशिश की है। तो आप इस कहानी का सीख और शीर्षक चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर एक मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये 2019-20 मतलब पिछले साल के बोर्ड के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था कहानी लेखन को लेकर। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे मुद्दे दिए गए हैं, तो आपको कहानी का और अलग से विस्तार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्हीं वाक्यों को वापस आपस में जोड़ देते हो तो आपकी कहानी बहुत अच्छी बन जाएगी। मुद्दे इस तरह हैं, एक गांव, पीने के पानी की समस्या, दूर दूर से पानी लाना, सभी लोग परेशान, सभा का आयोजन, मिलकर श्रमदान का निर्णय, दूसरे दिन से केवल एक आदमी, काम में जुटना, धीरे धीरे एक एक का आना, सारा गांव श्रमदान में, गांव के तालाब की सफाई, कीचड़ प्लास्टिक निकालना, बरसात में तालाब का स्वच्छ पानी से भरना। ये कहानी के मुद्दे दिए गए हैं। तो जब आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गांव था, वहां पे पीने के पानी की समस्या थी, फिर उसका हल क्या निकाला गया कि गांव के तालाब की सफाई की गई। आपको पहला मुद्दा समझ में आ गया, आपको लास्ट का मुद्दा समझ में आ गया कि क्या कहानी हो सकती है। अब आपको सिर्फ कहानी लिखना है, ठीक है। तो आज एक्चुअली समय लेट क्लास स्टार्ट होने की वजह से मुझे ये अभी बंद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते एक बार थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ। किसी समय की बात है, एक जैतपुर नाम का गांव था। उस गांव में पीने के पानी की बहुत ही समस्या थी। लोगों को दूर दूर से पानी लाने जाना पड़ता था। ठंडी के मौसम में तो ठीक है, और ठंडी या बरसात का मौसम में तो ठीक है, लेकिन जब गर्मी पड़ती थी तो उस समय गर्मी के मौसम में इतना दूर जाना ये लोगों को बहुत ही भारी पड़ता था। सभी लोग इससे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी ने डिसाइड किया, सभी ने निर्णय लिया कि हम एक सभा का आयोजन करेंगे जिसमें इस समस्या से निकलने का कोई हल ढूंढा जाए, इस समस्या का कोई समाधान ढूंढना जाए। उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, सारे गांव वालों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया और सबने ये निर्णय लिया कि हम सब मिलकर श्रमदान करेंगे। मतलब सब लोग अपने गांव के सारे ही लोग मिलकर तालाब को, जो हमारे गांव का तालाब है, उसी को साफ करने की कोशिश करेंगे। ये रात में निर्णय होता है, लेकिन दूसरे दिन तालाब साफ करने के लिए केवल एक आदमी ही पहुंचता है। वो ये नहीं देखता कि उसके साथ काम करने के लिए और कौन है कौन नहीं है, वो अपने काम में जुट जाता है। उसे इस तरह काम करते देख धीरे धीरे एक एक करके गांव के सभी लोग उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं और गांव की तालाब की सफाई में जुट जाते हैं। कीचड़ प्लास्टिक आदि निकालने के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो तालाब स्वच्छ पानी से भर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उनकी जो पानी पीने की जो समस्या थी उसका समाधान हो जाता है। इस कहानी का भी शीर्षक और सीख आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बीच में जो आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं खत्म करती हूँ। इसके बाद ये आज हमने कहानी लेखन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा कल है, कल हम वृत्तांत लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जो कहानी लेखन के ऑप्शनल में आता है, मतलब पर्याय जो वृत्तांत लेखन है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हेलो। हेलो। हेलो।
ओके, जब तक कोई आ नहीं जाता है तब तक हम इस कहानी का, जो अभी हमने कहानी पढ़ी थी लास्ट वाली कहानी, उसका शीर्षक और सीख अगर कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। एक राजा वाली कहानी थी और जो दूसरी गांव में पानी की समस्या, ये दोनों ही कहानी है। तो इसका अगर कोई सीख या शीर्षक बताना चाहता है तो बता सकता है। यहाँ पे खुशी बानो ने हैंड रेस किया है। आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप आंसर दीजिए। मैं बोलूं? खुशी बानो, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आंसर दीजिए। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो। मैम, अगर हमें जैसे सीख लिखना हो तो हम उसमें कहावत लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप कहावत कहानी के अंदर लिखिए, और जब आप सीख लिखते हो तो सेंटेंस में लिखिए। आप जो भी कहावत है, जैसे अगर कहावत ऐसा है कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आप उसका अर्थ सीख में लिख सकते हो कि एक बार समय निकलने पर पछताकर कुछ भी हासिल नहीं होता है या कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये बेटर रहेगा। ओके ओके। अब आप खुद को सुवचन क्या होता है? म्यूट कर लीजिए। सुवचन क्या होता है, पहले ये बताइए। सुवचन जैसे आप स्लोगन जैसे लिखते हैं, जल ही जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे जैसे स्लोगन है वैसे ही सुवचन होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट के पेजेस में सुवचन दिए गए हैं, तो अगर आपको ज्यादा जानकारी लेना है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सुवचन मतलब 2 लाइन की, 2 पंक्तियों का या 1 पंक्तियों का भी होता है। नॉर्मली जिसे हम थॉट बोलते हैं, जब ब्लैक बोर्ड पे स्कूल में हम लोग जो मॉर्निंग थॉट लिखते हैं उसे ही हिंदी में सुवचन कहा जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। इसके अलावा और किसी को अगर शीर्षक या सीख के बारे में कुछ बताना है तो अर्चना गौतम, आप बोलिए। यस टीचर। हाँ अर्चना। हाँ, मैं शीर्षक बोलना चाहती हूँ। शीर्षक या सीख जो भी आपको बताना हो। पहली कहानी का दुष्ट राजा, गद्दार राजा। हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। टीचर मैं बोल रही हूँ गद्दार राजा शीर्षक। मैं माफी चाहूंगी बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है आपकी आवाज। कोई और बता सकता है? चांदनी अग्रहरी, चांदनी अग्रहरी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सीख। ओके ओके, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर राजा वाली सॉरी ये श्रमदान वाली जो कहानी है उसकी सीख में हम ये लिख सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वेरी गुड। शीर्षक क्या दे सकते हैं? लास्ट वाली जो कहानी थी श्रमदान की, उसमें हम शीर्षक क्या दे सकते हैं? कोई नया बच्चा? गायत्री शर्मा। गायत्री शर्मा। यस टीचर। हेलो हाँ हाँ बेटा बताओ। टीचर, सीख है वो जो आपने पानी वाला स्टोरी बताया। हाँ हाँ उसका एकता में ही दम है। हाँ, एकता में ही दम है। दम है थोड़ा सा लोकल लगता है ना, तो हम उसको कर Yes. सकते हैं कि एकता में ही बल है। ठीक है, ओके टीचर, ओके ओके। म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। हेलो मैम, वर्षा मैम। Yes, hello. हाँ मैम, हो गया मेरा लेक्चर एक्चुअली। Yes, you can. You can leave. Thank you, ma'am. ओके ओके। Yeah, thank you. Students, stay tuned. We are having your next lecture, science lecture. Just within 2-3 minutes, we will join with it.